नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे बाबा साहेब पर जंग, कौन दलितों के संग। जी हां, कौन दलितों के संग बात करेंगे। कल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने संविधान, आरक्षण, आर्थिक तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा और विपक्ष पर निशाना साधा। भाषण के दौरान तंज कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट के लिए अंबेडकर का नाम लेना कितना उचित है। अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। विपक्ष जितनी बार बाबा साहब का नाम लेता है, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर विपक्ष ने अंबेडकर और दलितों के अपमान से जोड़ दिया है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने आज शाह के बयान के विरोध में सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन किया। तो उधर शाह के समर्थन में पीएम मोदी उतर आए हैं, सीएम योगी उतर आए हैं। कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके बयान के एक हिस्से को एडिट करके प्रसारित किया जा रहा है। यानी पूरा बयान अगर देखेंगे तो उस संदर्भ में समझ में आएगा। यानी शाह के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हेलो, अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए। मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करने का है। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। तो दलितों के लिए कांग्रेस की योजना, हरिजन कल्याण, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, ये कांग्रेस की कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। भूमिहीन दलित समाज को जमीन आरक्षण, ये योजना है पहले कांग्रेस की। दलित बंधु योजना है। अब दलितों का हितैषी कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर अभय स्तंभ, हरिजन कल्याण बोर्ड की स्थापना, ये कांग्रेस की योजना हम जिक्र कर रहे हैं। तो इन तमाम योजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। ये आप देखिएगा, ये कांग्रेस की तरफ से चला रही है। बाबा साहेब पर जंग, कौन दलितों के संग। तो चलिए हम बात करेंगे बाबा साहेब पर जंग, कौन दलितों के संग और कौन कौन खास मेहमान है। एक बार जल्दी से परिचय करा दूं। दीपक सोनकर रहेंगे आपको बता दें बीजेपी की तरफ से। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर हरिराम, दलित चिंतक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर हरिराम, दलित चिंतक है, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करूँगा। प्रोफेसर साहब, ये जो हो रही है बाबा साहब पर जो सियासत हो रही है, इस सियासत के मायने क्या हैं
और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए लड़ाई है? क्योंकि देश में 17% के आसपास दलित वोटर है, यूपी के नजरिए से देखते हैं तो 22% के आसपास वोटर है, सिर्फ उस पर फोकस है पार्टियों का? देखिए, पूरे भारतवर्ष में दलितों की एक अच्छी खासी संख्या है। बाबा साहब इतने विद्वान होते हुए बाबा साहब को वो सम्मान नहीं मिला जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के भगवान समझे जाते हैं और भगवान हैं भी। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, जो बहुत बाद में मिला। तो इस तरह से कुल मिला के बाबा साहब का जो योगदान रहा हमारे संविधान के लिए, बाबा साहब की प्रॉब्लम ऑफ रूपी के बेस पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहब ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, लेकिन बाबा साहब को वो सम्मान नहीं मिल सका जो बाबा साहब। तो प्रोफेसर साहब, जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया उसे दलित समाज कैसे लेगा और कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि ये राजनीति है, ये तो सियासत होती रहेगी, यहां तो पार्टियां सियासत करेंगी उनके नाम पर। बाबा साहब तो ऐसे हैं कि बाबा साहब इन सबसे बहुत ऊपर हैं। हाँ, बाबा साहब के नाम का उपयोग जो है हर आदमी करता है, हर राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल करती है, और बाबा साहब जो हैं हम लोगों के पूज्य हैं। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत साहब। सचिन रावत साहब, देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी दलितों का अपमान करती है, बाबा साहब का अपमान करती है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के राज में क्या हुआ? नेहरू जी ने अंबेडकर जी को हराया, उनके लिए उनको कैबिनेट वो छोड़ना चाहते थे, उनका जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत रत्न नेहरू जी ने ले लिया, इंदिरा गांधी ने ले लिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। 1990 में दिया गया, वो भी उनकी जो समर्थन में सरकार थी उनके जरिए मिला। तो फिर कौन हितैषी सर, कौन? सचिन साहब, आवाज नहीं आ रही है? चलिए, आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ी सी योजनाएं बता दें। अब कांग्रेस के अलावा दलितों के लिए बीजेपी सरकार दलित उत्पीड़न कानून को सख्त बनाया, 3.5 करोड़ गरीब दलित परिवारों को गैस कनेक्शन दिए, देश के सभी दलित गांवों में बिजली पहुंचाई। ये बीजेपी की योजना है जो उनका वो जिक्र करते हैं। जाधव समिति की सिफारिशें लागू की। इसके अलावा आबादी के अनुसार बजट की व्यवस्था की है। प्री मैट्रिक दलित छात्रों की आर्थिक मदद को बढ़ाया। पोस्ट मैट्रिक दलित छात्रों को आर्थिक लाभ, दलित छात्रों के लिए यूजीसी की फेलोशिप, दलितों के लिए अंतरजातीय विवाह करने पर आर्थिक सहायता। शौकत अली हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ गए, उनसे पूछेंगे। शौकत साहब, भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर सियासत हो रही है, कैसे देख रहे हैं सर? आप हितैषी, बीजेपी हितैषी या कांग्रेस हितैषी दलितों की? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हितैषी होती तो मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की आवश्यकता नहीं। और जितना अपमान किया गया, तो आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हितैषी हैं? अगर हितैषी हैं तो जरा बताएं कि हितैषी। देखिए, ये शुरू से अम्बेडकर साहब के संविधान को नहीं मानना, अम्बेडकर जी को नहीं मानना। अगर सच में ये मानते हैं तो मुझे लगता है कि आज अपमान की आवश्यकता नहीं थी, इनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। कह देते कि हमसे शब्द गलत निकल गए हैं या आवेश में आके बोल गए हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या आपको लगता है कि उचित है? ये स्वीकार करेगा दलित समाज या स्वीकार समाज? इन शब्दों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन शौकत साहब, वो तो कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, वो और यहाँ यूपी के नेता समाजवादी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। देखिए, आज बात बाबा साहब अम्बेडकर की हो रही है, कौन किसको आईना दिखा रहा है ये जरूरत नहीं। बात यह है कि आप इतने बड़े महान शख्सियत का अपमान क्यों उन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी? क्या आपको नहीं लगता कि अपमान करा जिस तरह इन्होंने अपमान किया जाना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि शब्द हो सकता है आवेश में गलती से निकल गए हों? शब्दों का आपने प्रयोग किया कि उन शब्दों की आवश्यकता थी समाज में? जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है जयप्रकाश जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दलितों को समझना नहीं चाहती है। जी, अगर दलितों को समझना चाहती
तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग जिस तरह किया है। चलिए शौकत साहब लौटूंगा क्योंकि दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हरिराम साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, आप मानते हैं कि ये बाबा साहब का अपमान हुआ है? क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का कितने महान हैं कि बाबा साहब के विषय में कोई भी राजनीतिक नेता हो या राजनीतिक पार्टी हो, उनके सम्मान के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकती है। जिस तरह से ये राजनीतिक एजेंडा है, सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के रूप में सबको किया जा रहा है। बाबा साहब के विषय में कोई भी राजनीतिक नेता इस तरह की राजनेता नहीं बात कर सकता है। चलिए, सचिन रावत जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए, दीपक सोनकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे जुड़ गए। सचिन साहब, ये बीजेपी तो उल्टा आप लोगों को आईना दिखा रही है कि आप लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया। नेहरू जी के काल से लेकर उन्होंने एक एक बात गिना दी। देखिए, सबसे पहले जयप्रकाश जी, आज बड़ा ही दुख का विषय है। हमारा कांग्रेस पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता आज प्रदर्शन में जो है उसकी डेथ हो गई, योगी सरकार के और प्रशासन की लापरवाही की वजह से। मैं अपेक्षा करता हूं, यहाँ हमारे सभी साथी संवेदनशील हैं, आपके चैनल के माध्यम से उस मृत आत्मा को, उस प्रभो पांडे को आधे मिनट का मौन दे करके उसको श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूं। चलिए सचिन जी, आपकी बात हमने रख ली, आपने कहा कि हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अब रखिएगा अपनी बात, ठीक है जी। देखिए क्या है जयप्रकाश जी, लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे महापुरुष हैं लगातार उनका अपमान करती है। कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान होता है, कभी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान होता है, लेकिन बाबा साहब का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। क्योंकि जो बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान के निर्माता थे, जिस संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में चुनकर के आए हैं, अगर उनका अपमान होगा तो यह दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन जी, वो तो कह रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान तो आप लोगों ने किया, कांग्रेस के टाइम में हुआ, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत रत्न से वंचित किया, कैबिनेट छोड़ना चाहते थे, नेहरू जी उन्हें नेहरू जी की वजह से वो हारे। महापुरुष नहीं है, इनके पास कोई महापुरुष नहीं है। जो महापुरुष हम लोगों के जो आजादी में जिन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई, उन महापुरुष को ये लोग गाली देते हैं, क्योंकि इनके महापुरुष तो अंग्रेजों के यहां पे चमचागिरी करते थे, माफी मांग करके वो रहते थे। लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह जी जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान करेंगे, तो ना कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करेगी, ना दलित वर्ग बर्दाश्त करेगा, ना कोई साथी बर्दाश्त करेगा। दीपक सोनकर साहब, जवाब क्या होता है? गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बीजेपी फंस गई है करने का। अंबेडकर साहब हम लोगों के पैशन है, हम लोगों के इंस्पिरेशन है, और हम लोगों को मोटिवेशनल भी हैं। ठीक है, मैं सचिन जी जवाब ले लेता हूं दीपक सोनकर जी से, क्योंकि जिन्होंने संविधान लिखा, आप उस सदन के मेंबर हैं, और उसी संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार माथे से चूमते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन जब गाली देने की बात आती है, तब यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको गाली देते हुए नहीं चूकते हैं। ये गाली दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, अमित शाह जी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दीपक सोनकर, लगातार आप लोग अपमान कर रहे हैं। सचिन जी रुकिएगा, सचिन जी रुकिएगा, दीपक सोनकर जी जवाब दीजिएगा। जोर कर रहे हैं, दीपक सोनकर जी जवाब दीजिएगा। देखिए जयप्रकाश जी, एक बात को समझना पड़ेगा। अभी हमारे जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की मंशा रही है, जिस प्रकार से अन्य दलों की मंशा बाबा साहब को एक छोर में बांटने की मंशा रही है, हमेशा से केवल उनको दलित बताने का जो प्रावधान कांग्रेस ने शुरू किया है, और जो हमेशा से बाबा साहब को अपमान देने का काम किया, भाई हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन भाई ने किया, कि सचिन भाई जो है उनको दलित समाज के उस पर बांटना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे
बाबा साहब जो थे वो गरीबों के, शोषितों के, जो नीचे तबके का व्यक्ति था वो हंस के हितैषी थे, वो समाज के हितैषी थे, वो देश के हितैषी थे, वो अर्थव्यवस्था के हितैषी थे। जिस तरीके से देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जब पहली बार सदन में माने सदस्य बने तो सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यही कांग्रेस पार्टी के लोग थे जिन्होंने खुद स्वयं प्रधानमंत्री रहते तो भारत रत्न लेने का प्रस्ताव अपने सर में अपने को भारत रत्न तो लिया, मगर कभी बाबा साहब का सम्मान करने का कार्य नहीं किया। कभी बाबा साहब की स्थापना, उनकी चर्चा, उनके विचार कभी जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया। और आज लेकिन दीपक सोनकर साहब ये तो कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया वो अपमान किया है बाबा साहब का, और ये बवाल हो रहा है। देखिए जयप्रकाश जी, किसी भी विषय को तोड़ मोड़ करके रखना ये कांग्रेस पार्टी को बखूबी आता है। किस तरीके से संविधान के नाम पर लोगों में, एक समाज में झूठ फैलाने का काम, लोकतंत्र के नाम पर झूठ फैलाने का काम, और किस तरीके से किसी विषय को तोड़ मोड़ कर रखा जाता है, इसको कांग्रेस पार्टी। जयप्रकाश, इस पर मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात, मैं तो यह कहता हूं कि हमेशा से कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया। अगर ये इतना देखिए, इन्होंने कहा बाबा साहब का अपमान सहा नहीं जाएगा। देखिए बाबा साहब का अपमान कोई दल नहीं सह सकता, मगर कांग्रेस ने कितना बाबा साहब का अपमान किया ये प्रदेश की जनता। ठीक है सचिन जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे मनीष जी को जोड़ना है। हमेशा से बाबा साहब को एक वर्ग में बांटने का कार्य किया हो, बाबा साहब को हमेशा नीचा दिखाने का कार्य किया हो। सचिन जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊं। सवाल खड़ा करने का काम किया हो। सचिन जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए जयप्रकाश जी, मैं इतना बता सकता हूं, जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर अपराध अत्याचार होता है तो क्या बाबा साहब का अपमान नहीं होता है? जब गुजरात में हमारे दलित समुदाय के भाइयों को मारा जाता है, दौड़ाया जाता है, पीटा जाता है, मध्य प्रदेश में दलितों पर जिस तरह से इनके भाजपा के नेताओं ने उन पर मूत्र विसर्जन करने का काम किया, तो क्या बाबा साहब का अपमान नहीं होता है? जब हाथरस में दलित बेटी के साथ में रेप होता है, उसकी लाश रातों रात जलवा दी जाती है, तो क्या दलितों का अपमान बाबा साहब का अपमान नहीं होता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम की रोटियां सेकने के लिए जब जरूरत होती है तो संविधान को माथे से लगा लेते हैं, वरना हमेशा ही दलितों से सबसे ज्यादा अगर कोई घृणा करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार दलित मूवमेंट को खत्म करने के लिए ये लोगों ने पूरी कोशिश की और उसको कमजोर करते हुए आए। लेकिन इनको यह नहीं मालूम है कि देश में संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है वो अभी भी जिंदा है, देश में लोकतंत्र भी जिंदा है, और इस संविधान की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो चुन के जाते हैं दलित समाज के, वो भी मोदी जी के सामने मैं लौटूंगा, आप लोगों के पास लौटूंगा। मनीष अग्रवाल जी को मनीष अग्रवाल जी को जोड़ लेता हूं। रुकिए मनीष अग्रवाल जी, ठीक है मनीष अग्रवाल जी, मेरा सवाल यह है कि पहले लोकसभा चुनाव हुआ जब संविधान की बात कही गई, विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट हुआ और उसका फायदा हुआ, और अब कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब का नाम लेकर, बाबा अंबेडकर का नाम लेकर अब जो बयान आया, लग रहा है कि बीजेपी फंस गई। मनीष अग्रवाल जी देखिए, फंस गई ये राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करेंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं दलितों के आरक्षण का सबसे पहले किसने विरोध करा? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते विरोध करा। और आज अगर किसी भी एक दलित पे अत्याचार होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार होगा तो बाबा साहब अंबेडकर जी पे अत्याचार होगा, तो कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता दोनों इस डिबेट में मौजूद है। दलितों की इस समय सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी पे जब कातिलाना प्रयास हुआ था लखनऊ में, तो कांग्रेस और सपा के कितने दलित चिंतक निकल के आए थे, कौन नहीं जानता उस पे हमला किन्होंने कराया था, किन कारणों से कराया था। इस समय वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, उस समय उनके संग कोई बोलने नहीं आया। आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बीजेपी ने संविधान दिवस शुरू करा, इन लोगों ने क्यों नहीं संविधान दिवस शुरू करा? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए उनके खिलाफ प्रत्याशी दिया, उनको पद से हटाने की कोशिश करी, उनके मंत्री पद से हटाने की कोशिश करी? ये तो इतिहास की बात है। लेकिन आज आप दलितों के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये बता पाएंगे कि इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी पे जब इतना बड़ा हमला हुआ था तो क्यों नहीं आवाज? शौकत साहब से मैं जवाब लेता हूं। मनीष जी ने एक बात कही, शौकत साहब गेस्ट हाउस कांड भूल गए आप? शौकत साहब मैं और कहना चाहूंगा कि जब ये राज्यसभा में अमित शाह जी बोल रहे थे उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं करा। 12 घंटे बाद क्यों इसका विरोध होता है? क्या बाहर से
से कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं, क्या कोई नैरेटिव बना के दिया जाता है कि इसको चलाइए, क्या कोई स्टडी करके देता है? आप लोग राज्यसभा में उसी समय क्यों नहीं विरोध करते, क्यों वॉकआउट नहीं करते, क्यों प्रदर्शन नहीं करते? 12 घंटे बाद एक 12 सेकंड की क्लिप निकाल के इसका विरोध करते हैं। आगे देखिए, अगर जांच के विषय में ये जाएगा तो ये खुल के आएगा कि क्या कोई बाहरी शक्तियां इसको प्रमोट करने के लिए। चले मनीष जी, मैं शौकत साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आऊंगा सचिन जी मैं आऊंगा। शौकत साहब, वो मनीष जी कह रहे हैं गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा सर, जब अखिलेश की सरकार थी सर, यही आरोप लगता था कि दलितों की जमीनें छीन ली जाती थी, प्लॉट पर कब्जा हो जाता था सर। ये आरोप लगता है आपने कई जिले जो दलितों के नाम पर थे मायावती ने रखे, उनके नाम बदल दिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जो दलितों के नाम पर मायावती ने रखी, वो बदल दिए सर। मूर्ति को लेकर जब देखिए आपने भी बड़ा जोर शोर से मुद्दा उठाया था, समाजवादी पार्टी ने मूर्ति के मुद्दे, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों की, दलित महापुरुषों की मूर्ति बनवा दी मायावती ने, तो बहुत सवाल उठाए। तो सर आप कहां से दलित हितैषी हो गए समाजवादी पार्टी सर? जयप्रकाश जी, समाजवादी पार्टी कभी भी दलित समाज के ये जो नेता थे, जो महापुरुष थे, उनकी मूर्तियां बनाई, इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। विरोध किया तो जो मूर्ति अपनी लगाई थी उस पर, पहली चीज। अब रही बात तो दलितों के साथ जो अत्याचार, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम कर रही है, अगर उस पर कोई दलित चिंतक। शौकत साहब, मेरी बात का जवाब तो दीजिए ना, जो मैंने सवाल उठाए। मैं आपकी बात पे आ जाऊं जयप्रकाश, मैं कह रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा अगर दलितों का कोई अपमान कर रहा है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपमान करने का काम किसने किया है। आज संविधान को भी मानने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाकर ये लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह तानाशाही अपना रहे हैं, आपको लगता है कि सही, और उसके बाद भी दलित चिंतक ये कहें नहीं कोई नेता अपमान नहीं कर सकता बाबा साहब अम्बेडकर का, तो एक दलित होने के नाते अगर वो ये कहते हैं कि कोई अपमान नहीं कर रहा, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खुद दलित समाज इस पर चिंतित नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक दलित चिंतक साहब बोल रहे थे भी कि उस पर कोई अपमान नहीं किया गया, कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। दलित समाज के लोग भी इस तरह की बातें कहेंगे तो इन्हें मौका मिलेगा और ज्यादा ये उग्र होकर बात रखेंगे। तो जिस तरह से आज बातें, ठीक है दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं। ठीक है शौकत साहब, लौटूंगा आपके पास। देखिए जयप्रकाश जी, ये दलित हितैषी की बात निकल के आई चर्चा में, बाबा साहब के अपमान की बात निकल के आई। हमारे शौकत भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक किसने लगाया? कौन दलितों का हितैषी था? किसने दलितों का आरक्षण रोकने का कार्य किया? किसने बाबा साहब के पार्कों को तुड़वाने का काम किया? किसने बाबा साहब की मूर्तियों को तुड़वाने का काम किया? किसने बाबा साहब के नाम पर समाज में, देश के अंदर, समाज के अंदर संदेश देने का काम किया? किसने इटावा के अंदर दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई? ये केवल दिखावे के लिए, केवल समाज में एक नैरेटिव सेट करने के लिए दलित समाज के हितैषी बनते हैं। मैं तौकीर भाई से पूछना चाहता हूं कि बताएं 2012 से 17 तक कितने दलित समाज को आपने नेतृत्व दे दिया? कितने दलित समाज को आप डेवलप करने का कार्य कर दिया? किसी को नहीं। किसको किया? एक ही जाति को, एक ही धर्म को, एक ही वर्ग को, किसी के हक को, केवल परिवार को लेकर के डेवलप करने का काम किया। आज ये पीडीए की बात करते हैं। क्या है पीडीए? पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो परिवार को डेवलपमेंट करने में लगी है। जो दलित समाज के लिए आज हितैषी की बात करते हैं, इन्होंने ही बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान करने का काम किया। इन्होंने ही दलित समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने का कार्य किया। मुजफ्फरनगर के दंगों में उन दलित समाज के परिवारों की, उनकी बहन बेटियों की जमीनों को छीन करके उनके अबरू पर लांछन लगाने का कार्य किया, और आज दलित समाज के हितैषी बनने की बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस सारे वर्ग को, समाज को देखने का कार्य किया है और आज उस बात को महसूस करती है कि किसने कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा से बाबा साहब को अपमान करने का कार्य किया, और कितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब के मूर्तियों को अनावरण करके, चाहे वो कहीं स्थान मध्य प्रदेश के महू की बात हो, चाहे अलग अलग स्थानों की बात हो, कई स्थानों पर बाबा साहब के विचारों को, संदेशों को पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है दीपक साहब, इन्होंने तो बता दिया, दीपक साहब ने तो बता दिया सचिन जी कि हमने देखिए हमारी ये उपलब्धियां रही, समाजवादी पार्टी के दौर में क्या हुआ और कांग्रेस के दौर में क्या हुआ। जयप्रकाश जी, और भाजपा के दौर में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं लगातार दलितों पर उत्पीड़न के सामने आती हैं, जब एक दलित युवक शादी में अपनी घोड़ी पे चढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको उतार करके उसकी मूछें मुड़वाने का काम करते हैं। जब उम्भा में
दलित आदिवासी भाइयों की जमीन कब्जाई जाती है, उसमें कौन लोग शामिल होते? भारतीय जनता पार्टी के नेता। आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां पर जाकर के उम्भा में संघर्ष करती है, उनको डिटेन करने का काम किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि दलितों पर जो उत्पीड़न होता है वो भारतीय जनता पार्टी। भैया अब तो आपकी सरकार है, सरकार आपकी है राजस्थान में, अब तो आपकी सरकार है। मैं तो कह सकता हूं कि लगातार उत्पीड़न की घटनाएं आपकी सरकार में क्यों होती है? लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने का काम की जा रही है। सबका साथ और भाजपा नेताओं का विकास हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं का विकास हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। ये आप बात मान लीजिए, क्योंकि आप लोग लगातार दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं करते हैं, उनके साथ प्रताड़ना करवाते हैं, उनके साथ में इस तरह की चीजें सामने आती हैं। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का दलित और देश का दलित भाजपा के अगेंस्ट हो चुका है। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने बयान दिया, तो मैं कह सकता हूं आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत भारतीय जनता को मालूम है। दलितों पर उत्पीड़न कैसे हो, पिछड़ों का हक कैसे मारा जाए, आदिवासी शोषितों की जमीन कैसे कब्जाई जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहता है, बाकी किसी में नहीं रहता। सचिन जी रुकेगा, सचिन दीपक जी रुकेगा। प्रोफेसर साहब मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, दलितों का हितैषी कौन नजर आता है सर आपको? आपको लगता है कि कोई नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है ये सब? देखिए, दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। दलितों को किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। दलित समाज इतना जागरूक हो चुका है, आज वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। एक महोदय भी कह रहे थे कि दलित चिंता किसके लिए कह रहे हैं कि चुपचाप बैठे हुए हैं। दलित कोई चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरी जो बातें क्लियर हैं कि दलित अपनी आप लड़ाई अपने आप लड़ेगा, और जो है कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूँ। जो बातें बाबा साहब के विषय में क्लियर हैं वो क्लियर हैं। ठीक है मरीज जी, तो कोई भी राजनीतिक नेता जो है मरीज जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। ठीक है प्रोफेसर साहब मैं लौटूंगा। मरीज जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बेशक बीजेपी अब कह ले बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी जिस तरह विपक्ष अब हमलावर हुई है, जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? क्योंकि देखिए आपने देखा लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट किया, उसका फायदा हुआ, पीडीएफ फॉर्मूला यहां चल गया कि ये संविधान बदल देंगे, तो फायदा हो गया। 400 का नारा का जो इनका था वो अधूरा रह गया। अब वही एक नैरेटिव अपसेट हो गया जो गृह मंत्री को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। देखिए, बीजेपी को यह मालूम है कि 2 बार ये गलती हो चुकी है, तो इस बार ये गलती बीजेपी की सरकार नहीं करेगी। इसीलिए आप देखिए आज से वो डिफेंसिव में नहीं है, ऑफेंसिव में है। दूसरी चीज, जब कभी बाबा साहब का जिक्र होगा तो कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलत करा था, और बीजेपी को यह बताने के लिए है कि हमने क्या सही करा था। जब आरक्षण की बात आती है, संविधान की बात आती है ना, वो नैरेटिव, आरक्षण वाला जो नैरेटिव है, उसका भारत के इतिहास में या भारत के आगे की चीजों में भी कोई काट आपको मिल नहीं पाएगी। लेकिन जब कभी संविधान का और बाबा साहब का जिक्र आता है तो बीजेपी के पास 90 से उन्होंने क्या अच्छा करा ये बताने के लिए है, और कांग्रेस को हमेशा ये डिफेंड करना पड़ेगा कि आजादी के बाद 20 सालों तक उन्होंने बाबा साहब के संग क्या करा। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भाजपा इस नैरेटिव में ओवरकम कर जाएगी, इसमें कांग्रेस उन्हें फंसा नहीं पाएगी। और राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उन्होंने बाबा साहब के समय में वो अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए वो उस नैरेटिव को कितना चला पाएंगे ये उन्हें देखना होगा। लेकिन हमें यह जानना होगा, और कांग्रेस को बार बार जब जब इस देश में बाबा साहब का जिक्र आएगा, यह जवाब जरूर देना पड़ेगा कि उन्होंने आजादी के बाद से बाबा साहब के संग क्या करा, क्या अच्छा करा, क्या नहीं करा। क्योंकि जो इतिहास में हो चुका है उसे आज कोई बदल नहीं सकता। आज आप सिर्फ उसको नए नैरेटिव से काउंटर करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये 1-2 दिन का नैरेटिव है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। तो यूपी मांगे उत्तर में